गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एंड हमारे नए चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं लैंड को छोड़ दूं, क्योंकि लैंड की वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, जनरली डिक्रीज नहीं होती। जो अदर एसेट है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इनकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। ये जो धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, हम इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, डेप्रीसिएशन की एंट्रीज कैसे होती है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेप्रीसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती है, आप लोग नोट करना स्टार्ट कीजिए। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रीसिएशन। अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है, उससे रिलेटेड, और जो फिक्स्ड एसेट्स है उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी होती है। सबसे पहली एंट्री, सबसे फर्स्ट एंट्री आप लिखिए। जब हम एसेट को परचेज करते हैं, जब हम एसेट को परचेज करते हैं, एसेट परचेज्ड, जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो हमें एसेट अकाउंट को डेबिट करना होता है, फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करना होता है। तो यहां पर एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं, जैसे मान लो हमने एक मशीन को परचेज किया 2 लाख रुपए में, फिर हमने उसको जहां से परचेज किया वहां से हमारी फैक्ट्री तक लेकर आए और उसमें हमें फ्रेट का एक्सपेंसेस देना पड़ा 20,000 रुपए, 20,000। तो ये जो 20,000 का हमने फ्रेट पे किया है, ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब मशीन 2 लाख में आपने परचेज की, 20,000 का आपने फ्रेट पे किया, तो आपकी मशीन हो गई 2,20,000 रुपीज की। फिर आपने उस मशीन को फैक्ट्री में इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने में आपके 30,000 और खर्च हो गए। तो वो जो 30,000 इंस्टॉल करने में लगे वो भी मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। मतलब जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है वो सारा का सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो आपने 2 लाख में मशीन परचेज की, 20,000 उसको फैक्ट्री तक लाने का फ्रेट पे किया और 30,000 उसको इंस्टॉल करने में खर्च किए। तो 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000, आपकी मशीन 2,50,000 रुपीज की हो गई। मतलब ये जो फर्स्ट एंट्री आपने अभी लिखी है एसेट परचेज्ड, ये एंट्री 2,50,000 रुपीज से होगी। फैक्ट्री तक लाने का खर्चा और उसको इंस्टॉल करने का खर्चा हमें मशीन की कॉस्ट में ऐड करना होता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ये एसेट को परचेज करने की एंट्री। फिर हम जब इस मशीन पर या जो एसेट है उस पर जब डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड होने पर। क्या करते हैं? जब ईयर एंड होता है तब हम उस एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रीसिएशन को चार्ज करने की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन हमारा एक्सपेंडिचर है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, हमने डेप्रीसिएशन को डेबिट किया
और हमने एसेट को क्रेडिट किया, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज। अच्छा, ये जो एसेट हमने नाम लिखा है, यहां पर एसेट्स की जगह पर आपको वो एसेट लिखनी है जो हमने एसेट खरीदी है। जैसे मशीन खरीदी है तो यहां पर हम एसेट अकाउंट नहीं करेंगे, हम मशीन अकाउंट लिखेंगे। मान लो आपने फर्नीचर खरीदा है तो यहां पर एसेट की जगह पर फर्नीचर, करेक्ट। डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। इसके बाद में ये जो डेप्रीसिएशन है हमारा एक्सपेंडिचर है और हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, ये जो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री कब होती है? ईयर एंड होने पर होती है। कब? ईयर एंड होने पर। इसके बाद में हम इस डेप्रीसिएशन को पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। हम इस डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ओके, इसके बाद में एक एंट्री हमें यहां पर और डिस्कस करनी है। अगर हम एसेट को सेल कर देते हैं, जैसे एसेट को खरीदने की एंट्री आपको पता चल गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम एसेट को सेल कर देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? देखो, एसेट को खरीदने की एंट्री क्या? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसको सेल करने की एंट्री रिवर्स हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट जब हम एसेट को सेल करते हैं तो एसेट को सेल करने से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। खरीदने पर प्रॉफिट लॉस नहीं होता, बेचने पर प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो अगर हमने एसेट को सेल किया है और उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होती है? सेल ऑफ एसेट। जब हम एसेट को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रुपए आएंगे। अगर हमें एसेट को सेल करने से लॉस हो रहा है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर हमें एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है तो टू पी एंड एल। या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर एसेट को बेचने से लॉस हो रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एसेट। और अगर एसेट को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू पी एंड एल। ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया हमारा प्रॉफिट बीइंग एसेट्स सोल्ड। ये चार एंट्री आपको ध्यान से समझना है। एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट्स बेचने की एंट्री, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री और पी एंड एल में डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री। पहली एंट्री, एसेट्स को खरीदते हैं तब एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस उसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप एसेट को खरीदते हो तो फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा लगा और उसको इंस्टॉल करने का जो भी खर्चा लगा वो सारा का सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन कब चार्ज करते हैं? ईयर एंड होने पर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। इस डेप्रीसिएशन को हम पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं। ये जो दोनों एंट्री है, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री, ये दोनों एंट्री कब होती है? ईयर एंड होने पर होती है। डेप्रीसिएशन को चार्ज करना और डेप्रीसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करना। डेप्रीसिएशन को पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अगर आपने एसेट को बेचा है तो सेल करने की एंट्री। बेचने पे प्रॉफिट हो सकता है, बेचने पे लॉस हो सकता है।
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट अगर लॉस हो रहा है तो, टू एसेट, और टू पी एंड एल अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। ये 4 एंट्री आपको ध्यान से समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको हो गई अकाउंटिंग एंट्रीज। अब इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें और ध्यान रखना है अकाउंट का फॉर्मेट। 2 अकाउंट के फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है और एक डेप्रीशिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं आती, कहा जाता है कि आप अकाउंट बनाओ। तो अकाउंट कैसे, मैं 1 साल का अकाउंट बना के आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाना है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स का अगर आपको अकाउंट बनाना हो, फिक्स्ड एसेट का अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो अकाउंट कैसे बनता है, बिल्कुल आप ये फॉर्मेट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाना कहा जाता है, एंट्रीज करना नहीं। तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। देखो, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि एसेट है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, तो इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। हमने अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए टू बैंक, हमने फर्स्ट एंट्री क्या अभी पढ़ी थी, जब हम एसेट को परचेज करते तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पर क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में क्या आ गया, टू बैंक, एसेट्स को परचेज करने की एंट्री। फिर डेप, जब हम एसेट को सेल करते हैं तो बाई बैंक, एसेट को सेल करने की एंट्री। ये तो हो गया परचेज, और ये आ गया सेल। अच्छा, बेचने पर प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर लॉस होता है तो इधर लिखते हैं बाई पी एंड एल, अगर लॉस होता है तो इधर लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू पी एंड एल। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ये जो बाई बैंक सोल्ड लिखा है, इसमें आपने जितने पर बेचा है वो वैल्यू आएगी। जैसे मान लो आपने एक मशीन को 40,000 में बेचा, तो यहां पर बाई बैंक 40,000 लिखोगे, जितने पर बेचा है वो लिखोगे, ठीक है। अच्छा, लॉस हो गया तो बाई पी एंड एल, प्रॉफिट हो गया तो टू पी एंड एल। फिर हम चार्ज करेंगे इस पर डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। जब हम एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो बाय डेप्रीसिएशन, और पीछे बच जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये छोटा सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, खरीदने की एंट्री, बेचने की एंट्री, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री, और आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लिखने। इतना छोटा सा फॉर्मेट आपको याद रखना है, करेक्ट। ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। दूसरा अकाउंट डेप्रीसिएशन का अकाउंट। कुछ क्वेश्चन में कहते हैं डेप्रीसिएशन का अकाउंट भी बनाओ। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाइए। डेप्रीसिएशन का अकाउंट के आने के चांसेस कम है, क्वेश्चन में कम पूछा जाता है, बट आ भी सकता है। तो डेप्रीसिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे सिंपल है डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना। डेप्रीसिएशन के अकाउंट में एक एंट्री कहां से आएगी, एक एंट्री आएगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट से, क्योंकि अभी हमने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में क्या लिखा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में हमने लिखा बाय डेप्रीसिएशन। मतलब हम जब डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट। ये हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री की, और फिर डेप्रीसिएशन को ईयर एंड होने पर हम ट्रांसफर कर देते हैं पी एंड एल अकाउंट में। अच्छा, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। बाय पी एंड एल, ये तो एक एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस को हम ईयर एंड होने पर पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में आएगा टू फिक्स्ड एसेट्स, और फिर हम इसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे तो बाय पी एंड एल। इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं,
कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, सिंपल डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, तो डेप्रीसिएशन से रिलेवेंट एंट्रीज हमने डिस्कस की। 4 एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। डेप्रीसिएशन, पहले एसेट को खरीदने की एंट्री, फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रीसिएशन को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री, और अगर आपने किसी एसेट को सेल किया है तो उसको सेल करने की एंट्री। ये 4 एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने एसेट का अकाउंट का फॉर्मेट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, और डेप्रीसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान में रखना है। बस ये इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो हो गया डेप्रीसिएशन से रिलेवेंट अकाउंटिंग एंट्रीज और अकाउंटिंग जो जो हमें अकाउंट्स बनाने, ठीक है। अब बात आती है डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने आपको कहा कि एसेट्स की वैल्यू डाउन होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए हमें बहुत सारे मेथड दिए गए, हमें इसके लिए बहुत सारे मेथड दे रखे, बहुत सारे मेथड दे रखे हैं। हम 1 बाय 1 एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला मेथड, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इस मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट पे कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दोनों इसी के नाम है। इसमें कैसे डेप्रीसिएशन एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 1। जैसे मान लेते हैं एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। एक एसेट की कॉस्ट मतलब हमने इसको 5 लाख रुपए में परचेज किया, ठीक है। इसकी कॉस्ट 5 लाख है। इस एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है, मतलब हमने एस्टिमेट किया कि ये एसेट की लाइफ कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। और यूजफुल लाइफ के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी? स्क्रैप वैल्यू का मतलब समझते हो? जब एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम उसको कबाड़ में बेच देंगे, कुछ तो बेचेंगे। कुछ बेचने से, जैसे मान लो आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, आप वो मोटरसाइकिल चलाते जा रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि बस अब इसको और आगे नहीं चला सकते, बस खत्म हो गई उसकी लाइफ। तो कुछ बेचने से मान लो कुछ रुपए आए, अगर आते हैं तो, नहीं आए तो जीरो। अगर कुछ आ रहे हैं उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। मान लेते हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपीज। कितनी है? 50,000। हमने एस्टिमेट किया कि 10 साल उसकी लाइफ होगी और 10 साल बाद जब इसको हम बेच देंगे तो उसको बेचने से हमें 50,000 रुपए मिल सकते हैं। तो फिर अब डेप्रीसिएशन कितना? डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? एवरी ईयर एनुअल डेप्रीसिएशन, एनुअल डेप्रीसिएशन। इसमें एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? इस एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। 5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू इसकी 50,000 है। मतलब देखा जाए तो 5 लाख रुपए की एसेट 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? 50,000 की हो जाएगी। तो इन 10 ईयर्स इसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी? 4,50,000। कितनी डाउन होगी? 4,50,000 रुपए इसकी वैल्यू डाउन होगी इन 10 ईयर्स। तो इसका मतलब एवरी ईयर इसकी वैल्यू डाउन हो रही है 45,000। 10 साल इसकी लाइफ है, 10 साल में इसकी वैल्यू 4.5 लाख, 4,50,000 रुपीज कम हो जाएगी। 5 लाख में परचेज किया, 50,000 लास्ट में इसकी वैल्यू बचेगी। तो इसका मतलब है इन 10 ईयर्स इसकी वैल्यू 4,50,000 रुपीज डाउन हो जाएगी। तो एवरी ईयर इसकी वैल्यू 45,000 से डिक्रीज हो रही है। तो एवरी ईयर का डेप्रीसिएशन कितना हो गया? एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 45,000।
इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इक्वल चार्ज होगा, हर साल बराबर बराबर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 45,000। फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन 45,000, सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन 45,000, थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन 45,000, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, एवरी ईयर उसकी उस पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो चार्ज होगा 45,000। इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। एवरी ईयर इक्वल डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, करेक्ट। इसमें एक और तरीका है डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का। वो कैसे? मान लेते हैं कॉस्ट है ₹5 लाख, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू ₹50,000, लाइफ 10 years, और डेप्रीसिएशन हमें दे रखा है 10% पर एनम, ऐसे दे रखा है। डेप्रीसिएशन 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो फिर स्क्रैप वैल्यू को भूल जाओ, लाइफ को भी भूल जाओ, स्क्रैप वैल्यू को भी भूल जाओ, लाइफ को भी भूल जाओ, इन दोनों का भूल जाओ। कितने में परचेज किया था? 5 लाख रुपए में। डेप्रीसिएशन का परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 10% पर एनम। तो आपको क्या करना है? एनुअल डेप्रीसिएशन, हमें हर साल कितना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना हो गया? 50,000। स्क्रैप वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, लाइफ का भी कोई यहां पर लेना देना नहीं। परसेंटेज दिए हुए, आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के परसेंटेज दिए हुए। तो आपको क्या करना है? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 50,000। फर्स्ट ईयर 50,000, सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 50,000। हर साल आपको डेप्रीसिएशन जो चार्ज करना है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आपको ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो आपने जब एसेट खरीदी थी तो उसकी वैल्यू क्या थी? 5 लाख। तो आपको 10% जो डेप्रीसिएशन के परसेंटेज दिए हुए, अच्छा यहाँ जरूरी नहीं है 10% हो, 8% हो सकता है, 5% हो सकता है, 12% हो सकता है, 15% कह सकता है, जो भी परसेंटेज दिया वो। तो आपको कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय उतना परसेंटेज, ये एवरी ईयर डेप्रीसिएशन सेम चार्ज करना है। मतलब हर साल डेप्रीसिएशन कॉस्ट पे ही चार्ज होगा, जितने में खरीदी थी उस एसेट को उतने पर ही चार्ज होगा। इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पर स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज नहीं, लाइफ का कोई यूज नहीं। अगर आपको डेप्रीसिएशन के परसेंटेज दे रखे हैं तो ध्यान रखना लाइफ और स्क्रैप वैल्यू का कोई लेना देना यहां पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते समय नहीं है, करेक्ट। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Jain Brothers acquired a machine on 1st July 2021 का परचेज की 1 जुलाई 2021 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹14 लाख। 14 लाख रुपीज में एक मशीन परचेज की एंड स्पेंड ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 1 लाख रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। तो 14 लाख की एसेट, इंस्टॉलेशन में 1 लाख लगे। इस इंस्टॉलेशन का क्या होगा? मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। तो इसका मतलब मशीन कितने की हो गई? 15 लाख की हो गई। 14 लाख प्लस 1 लाख, 15 लाख की मशीन हो गई। द फर्म राइट ऑफ डेप्रीसिएशन एट 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% पर एनम डेप्रीसिएशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, 10% पर एनम। अब देखो यहां परसेंटेज में दे रखा है डेप्रीसिएशन, तो यहां पर स्क्रैप वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, यहां पर लाइफ से भी कोई लेना देना नहीं। एवरी ईयर 10%, ठीक है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स एवरी ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होती है, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। रिक्वायर्ड शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। 2 साल के हमें मशीन के अकाउंट और डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने, 2021 का और 2022 का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट। अच्छा, यहां पर आपको डेट का कॉलम डालना पड़ेगा, डेट का कॉलम आपको डालना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट में डेट का कॉलम नहीं डाला, आपको डेट का कॉलम डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ऐसे बनाते हैं, करेक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक। सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस यानी मशीन को 2021 में ही हमने खरीदा है, 1 जुलाई को परचेज किया, 1 जुलाई 2021 को परचेज किया। तो जब परचेज किया तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। ऐसे एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक आ गया। 14 लाख में परचेज किया, 1 लाख उसकी इंस्टॉलेशन में लग गए। तो यहाँ मशीन कितनी की आएगी, यहाँ मशीन आएगी 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए। अब मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन कब लगेगा, ईयर एंड होने पे। अब ईयर एंड कब हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। इसका मतलब ये जो मशीन हमने परचेज की, ये हमने 1 जुलाई को परचेज की और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो इसका मतलब है कि इस साल में डेप्रिसिएशन केवल 6 महीने के लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज की, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है। तो 6 मंथ के लिए ही इस मशीन को हमने यूज किया इस साल, पूरे 1 साल के लिए यूज नहीं किया, 6 महीने के लिए यूज किया। तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको, फिर आपको उसको 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, 31 दिसंबर 2021 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, यहां ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लें। कितने की मशीन है, 15 लाख की मशीन है, 15 लाख की मशीन, 14 लाख प्लस 1 लाख। इस पे कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन, 10%। अगर ये मशीन 1 जनवरी को खरीदी होती तो 31 दिसंबर तक पूरा 1 साल हो गया, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा देते। बट 1 जुलाई को परचेज की और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ यूज हुआ अभी तक, पहले साल। तो मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो 15 लाख पे 10% होता है 1,50,000, 6 मंथ का होता है 75,000। एंड 31 दिसंबर 2021 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14,25,000, 14,25,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस, और ये टोटल हो गया 15 लाख, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बैलेंस को आगे ले जाते हैं नेक्स्ट ईयर। हमें 2022 का भी अकाउंट बनाना है, तो इसी को आगे ले लेते हैं 2022 के लिए। इसको जब आगे लेंगे तो यहां लेंगे 1 जनवरी 2022, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस बार के लिए क्या हो गया, ओपनिंग हो गया 14,25,000। इस साल हमने कोई मशीन नहीं खरीदी और ना ही बेची है। सीधा आप आ जाओ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन। सीधे हम आ गए कहां पे, ईयर एंड होने पे। अब डेप्रिसिएशन 10%, इस साल तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, और डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। मशीन कितने में खरीदी थी, 15 लाख, 15 लाख का 10%, 1,50,000 डेप्रिसिएशन, और 31 दिसंबर 2022 बाय बैलेंस कैरिड डाउन
14,25,000 minus 1,50,000, 12,75,000 क्लोजिंग बैलेंस। और ये हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हो गया। करेक्ट। अब मशीन अकाउंट के बाद में एक और अकाउंट हमें बनाना है, डेप्रीशिएशन का अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट ये भी 2 साल का बनाना है। ये बहुत इजी है, थोड़ा बहुत अगर कुछ पॉइंट आता है तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में। डेप्रीशिएशन अकाउंट तो बिल्कुल और बिल्कुल इजी है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। सबसे पहले 2021 हमने यहां पर क्या लिखा, बाय डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में क्या आएगा, 2 मशीन, 31 दिसंबर 2021 2 मशीन, 75,000 डेप्रीशिएशन। और 31 दिसंबर 2021 बाय पी एंड एल। ये डेप्रीशिएशन कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पी एंड एल में ट्रांसफर होके खत्म। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। फिर नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2022 2 मशीनरी। नेक्स्ट ईयर आपने कितना डेप्रीशिएशन चार्ज किया, 1,50,000 एंड 31 दिसंबर 2022 बाय पी एंड एल 1,50,000 डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे मशीन पे और उसको पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन एंड हो गया। इजी था। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, क्वेश्चन नंबर 2। और ये आपके जनवरी 21 अटेम्प्ट में भी आ चुका है। तो एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक एट ₹45 लाख। हमने 10 ट्रक खरीदे, 45 लाख रुपीस में परचेज किए। ईच ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को खरीदे 10 ट्रक। एक ट्रक 45 लाख रुपए का, 45 लाख का। फर्स्ट, और ये कब परचेज किए, 1 अप्रैल 2019 को परचेज किए। ऑन 1 अक्टूबर 2021 मतलब उसके करीब करीब 2.5 साल बाद, वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ₹27 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और हमें इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट में 27 लाख रुपीस मिल गए। कब एक्सीडेंट हुआ, 1 अक्टूबर 2021। ऑन द सेम डेट, उसी दिन मतलब 1 अक्टूबर 2021 को अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ ₹50 लाख। एक और ट्रक खरीदा और वो जो नया ट्रक खरीदा वो है 50 लाख रुपए का, 50 लाख। द कंपनी राइट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। डेप्रीशिएशन राइट ऑफ किया 20% पर एनम और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर का मतलब पता है क्या होता है,
1 जनवरी से 31 दिसंबर, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को एंड होता है, ठीक है। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। 2 साल का मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, मतलब 2021 और 2022, ये 2 साल का हमें मोटर ट्रक अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर लिखते हैं मोटर ट्रक अकाउंट, बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए। मोटर ट्रक अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। हमें 2 साल के अकाउंट बनाने हैं एंडिंग 31 दिसंबर 2022, मतलब 2021 और 2022, 2 साल के अकाउंट बनाने। 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रक खरीदे थे हमने 10, ये तो हमने 2019 में खरीदे थे, 1 अप्रैल 2019 को खरीदे थे 10 ट्रक। तो जब 10 ट्रक 2019 में खरीदे थे तो 2021 को तो ओपनिंग बैलेंस ही आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने पहला वर्किंग नोट, बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग। ट्रक परचेज्ड 1 जनवरी 2019 को हमने ट्रक खरीदे। 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को हमने ट्रक खरीदे। कितने ट्रक खरीदे? 45 लाख का एक ट्रक, 45 लाख का एक ट्रक, और हमने ट्रक खरीदे हैं 10, तो 4 करोड़ 50 लाख के ट्रक हो गए, 4 करोड़ 50 लाख के ट्रक हो गए, ठीक है। 10 ट्रक खरीदे। अब हमने इस पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा 2019, डेप्रीसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2019। जब 2019 ईयर एंड हुआ तब हमने उन ट्रक पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। अब हमने वो ट्रक खरीदे कब? 2019 में 1 अप्रैल को खरीदे, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, तो 9 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 2019 में। कैसे चार्ज करेंगे? 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख के ट्रक है। डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है 20%, इस पे 20% और 9 मंथ का डेप्रीसिएशन, 9/12, 4 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 67,50,000 ये हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। हमें 2019 का अकाउंट नहीं बनाना है, मगर 1 जनवरी 2021 का ओपनिंग बैलेंस तो निकालना पड़ेगा। तो 67,50,000 2019 में डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू बैलेंस 31 दिसंबर 2019 को उसकी वैल्यू कितनी बची? 4 करोड़ 50 लाख माइनस 67,50,000, उसकी वैल्यू बची 3 करोड़ 82,50,000, ये उसकी वैल्यू बच गई। फिर हमने 2020 में और डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा पूरे साल भर का, डेप्रीसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2020, अब तो पूरे साल भर का लगाना है, तो 4 करोड़ 50 लाख पे पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन 20% होता है 90 लाख। 90 लाख का डेप्रीसिएशन हमने 2020 में चार्ज किया होगा, तो उसकी वैल्यू 31 बैलेंस 31 दिसंबर 2020 3 करोड़ 82,50,000 माइनस करेंगे 90 लाख, तो 2 करोड़ 92,50,000,
ये उसकी वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2020, मतलब 1 जनवरी 2021। 31 दिसंबर 2020 की वैल्यू मतलब 1 जनवरी 2021 की वैल्यू। तो यहां पर हम लिखेंगे 2,92,50,000। 2,92,50,000 1 जनवरी 2021 की उसकी ओपनिंग वैल्यू। ठीक है, 2019 में खरीदा था, 2018 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया 9 मंथ का, फिर 2020 का पूरे साल भर का, तो 2021 1 जनवरी 2021 को उसकी वैल्यू हो गई 2,92,50,000। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दे रखा है हमें? आगे दे रखा है हमें 2021 में अब क्या क्या हुआ। 1 अक्टूबर 2021 इस साल में 2021 1 अक्टूबर मतलब आफ्टर 9 मंथ, इसी साल 2021 में आफ्टर 9 मंथ एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और उसको बेच और उससे इंश्योरेंस कंपनी से हमें सेटलमेंट में 27 लाख मिले। अब इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट में मिले 27 लाख, ये एक तरीके से आप जैसे ट्रक, आप किसी एसेट को बेचते हो तो रुपए मिलते हैं ना, ये एडजस्टमेंट कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2021 बाय बैंक 27 लाख। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उससे 27 लाख रुपए मिले, 27 लाख रुपीस मिले। ओके, अब दिखती बात है, उस ट्रक को बेच मतलब जो सेटलमेंट के 27 लाख मिले, तो उसको सेटलमेंट से प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकंड पॉइंट, हम एक ट्रक की बात कर रहे हैं, अभी तो ये 10 ट्रक है, अब हम उसमें से एक ट्रक की बात करते हैं। प्रॉफिट लॉस ऑन ट्रक लॉस्ट, जो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो देखते हैं, क्योंकि सेटलमेंट में कुछ तो पैसा मिला ही है। तो उस ट्रक को हमने कब खरीदा था? 1 अप्रैल 2019 में खरीदा था, परचेज। कितने में खरीदा था वो ट्रक? परचेज किया हमने उसको 2019 में 45 लाख। एक ट्रक 45 लाख का था। फिर हमने इस ट्रक पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा, डेप्रीसिएशन फॉर 2019 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, कितना? 45 लाख पे 20% और 9 मंथ का डेप्रीसिएशन। 45 लाख पे 20% और 9 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 6,75,000। तो उस ट्रक की वैल्यू जो लॉस्ट हो गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वैल्यू 31 दिसंबर 2019 को उसकी वैल्यू बच गई 45 लाख माइनस 6,75,000, 38,25,000 उसकी वैल्यू बच गई। फिर हमने उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया 2020 का 45 लाख पे 20%, उस पे 9 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो 38,25,000 माइनस 9 लाख, उसकी वैल्यू 29,25,000 हो गई। कब? 31 दिसंबर 2020 को। अब इस साल उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कब हुआ? 1 अक्टूबर को हुआ, मतलब ईयर स्टार्ट होने के 9 महीने बाद। तो 9 महीने का भी तो डेप्रीसिएशन लगेगा। अब इस साल का डेप्रीसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2021 45 लाख, इस पे 20% मल्टीप्लाई बाय 9/12। 45 लाख पे 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 6,75,000 9 मंथ का और डेप्रीसिएशन हो गया। ये 2021 का उस ट्रक पे जो लॉस्ट हो गया उसका डेप्रीसिएशन। तो ये जो ट्रक लॉस्ट हो गया, इस पे
1 अक्टूबर 2021 का डेप्रीसिएशन यहाँ चार्ज कर देंगे। ये डेप्रीसिएशन केवल उस ट्रक का है जो लॉस्ट हो गया बाय डेप्रीसिएशन। उस पे 9 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा 6,75,000। करेक्ट। तो इसका मतलब है 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 29,25,000 माइनस 6,75,000, उसकी वैल्यू थी 22,50,000। 22,50,000 उसकी वैल्यू थी। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए? 27 लाख। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? इंश्योरेंस क्लेम मिला 27 लाख का, मतलब उसकी वैल्यू थी 22,50,000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए सेटलमेंट में? 27 लाख। मतलब हमें हो गया प्रॉफिट 27 लाख माइनस 22,50,000, हमें प्रॉफिट हो गया 4,50,000 रुपए का। 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हम लिखेंगे डेबिट साइड में। 1 अक्टूबर 2021 टू P&L कितना प्रॉफिट हुआ? 4,50,000। फिर इसी दिन हमने एक और ट्रक खरीदा। 1 अक्टूबर 2021 हमने एक और ट्रक खरीदा टू बैंक, नया ट्रक खरीदा। और जो नया ट्रक खरीदा वो 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपीस का। अब 31 दिसंबर को हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। ये जो ऊपर डेप्रीसिएशन है ना, वो तो जो ट्रक 1 अक्टूबर को लॉस्ट हो गया, ये उसका 9 महीने का डेप्रीसिएशन है। ठीक है। अब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ट्रक पे बाय डेप्रीसिएशन। अब इसकी कैलकुलेशन समझना, और फिर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? तो यहां बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते कैसे? देखो, डेप्रीसिएशन फॉर 2021, जो हमने 10 ट्रक खरीदे थे, एक ट्रक कितने का था? 45 लाख का। उसमें से एक ट्रक तो लॉस्ट हो गया, उसको हटा दो। तो बाकी की जो ट्रक है उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा पूरे साल भर का। और जो नया ट्रक खरीदा 50 लाख रुपए में, उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। अब जो 50 लाख का नया ट्रक खरीदा, कब परचेज किया? 1 अक्टूबर को। उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने का। तो इक्वल्स टू, अब इसको ऐसे करते हैं, 45 लाख का एक ट्रक था इंटू 9। अब तो 9 ही बचे क्योंकि एक तो लॉस्ट हो गया। उस पे लगाना है हमें 20% डेप्रीसिएशन, प्लस एक ट्रक हमने और खरीदा। कितने का खरीदा? 50 लाख रुपए का एक और ट्रक खरीदा। उस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 20% और 3 महीने का डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमने वो ट्रक कब परचेज किया? 1 अक्टूबर को खरीदा। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 3 महीने। तो 45 लाख पर 45 लाख इंटू 9। 9 क्यों? क्योंकि एक ट्रक तो लॉस्ट हो गया, तो 9 ट्रक ही बचे। तो 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%, 81 लाख। ये हो गया डेप्रीसिएशन, प्लस 50 लाख का एक नया ट्रक खरीदा, इस पे 20% इंटू 3/12, 25,000 रुपए इसका डेप्रीसिएशन। 50 लाख इस पे 20% इंटू 3/12, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए का इसका डेप्रीसिएशन हो गया। तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 83,50,000। 83,50,000। तो यहां पर हम लिखते हैं 83,50,000, जो बाकी के ट्रक हमारे पास 31 दिसंबर को है। अच्छा, जो ट्रक लॉस्ट हो गया उसका भी हमने 9 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया, और जो बाकी के ट्रक है उन पे डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर को। अब क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,92,50,000 प्लस 4,50,000
प्लस 50 लाख, टोटल होती है 3 करोड़ 47 लाख। 3 करोड़ 47 लाख माइनस 27 लाख माइनस 6,75,000 माइनस 83,50,000, 2,29,75,000, ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू है। अब हमें 1 जनवरी 2022 2022 का भी तो बनाना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,29,75,000 ड्यूरिंग द ईयर 2022। कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ना तो कोई ट्रक खरीदा, ना ही ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रक बिका, कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधे आ जाते हैं 31 दिसंबर 2022 बाय डेप्रिसिएशन और 31 दिसंबर 2022 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा, इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? वो जो 9 ट्रक थे, 10 ट्रक में से तो एक तो लॉस्ट हो गया, तो 9 ट्रक पे पूरे साल भर का, और वो जो 50 लाख में एक और ट्रक खरीदा 2021 में, उस पे भी पूरे साल भर का। तो यहां पर बना देते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रिसिएशन फॉर 2022 इक्वल्स टू 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस वो जो 50 लाख का ट्रक नया खरीदा लास्ट ईयर, उस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन। करेक्ट? तो ये हो गया 81 लाख और ये हो गया 10 लाख, और दोनों की टोटल हो गई 91 लाख। तो 2022 का डेप्रिसिएशन 91 लाख, बैलेंस 1,38,75,000। करेक्ट? ये हमारा सॉल्यूशन एंड हो गया सेकंड क्वेश्चन का। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड भी एंड हो गया। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।